की भाजपा सरकार के समय 2018 में प्रदेश के ऊपर ऋण भार 2,81,182 करोड़ था। विगत कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के कारण 2023 में राज्य ऋण भार दुगना 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया। 2018 में प्रति व्यक्ति ऋण 36,880 रुपए था, जो विगत सरकार के कार्यकाल में बढ़ के 70,800 रुपए हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय प्रदेश के अंदर जंगल राज था। आप किसी भी विभाग की बात करते थे तो केवल और केवल वाजीवाल लूटने के लिए किसी प्रकार की कमी ना कोई मंत्री छोड़ता था। और जो आपने पूरे राजस्थान के अंदर 200 मिनी मुख्यमंत्री बनाए थे, उन्होंने भी राजस्थान का बंटाधार करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। विगत 5 साल के अंदर महिला अत्याचार, दुष्कर्म एवं अपराधों के अंदर शीर्ष पे रहा। 2019 के अंदर 42,740 प्रकरण दर्ज हुए, 2020 के अंदर 35,963, 2021 के अंदर 42,757, 2022 के अंदर 47,105 और 2023 के अंदर 46,380 प्रकरण दर्ज हुए। प्रदेश की छवि खराब होती रही, राजा नींद के अंदर सोता रहा, मगर परंतु इनके मंत्री इसी सदन के अंदर गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे कि दुष्कर्म तो होते हैं, राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात के लिए, राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कानून का राज स्थापित करने का काम किया। विगत 1 वर्ष में आपराधिक मामलों के अंदर कमी, दुष्कर्म के साथ हत्या के मामलों में 26.67% की कमी, हत्या के मामले में 15.25% की कमी, डकैती के मामलों में 13.33% की कमी, लूट के मामलों में 30.36% की कमी, चोरी के मामलों में 34.0% की कमी और दुष्कर्म के मामलों में 34.0% की कमी। ये आंकड़े बयां करते हैं कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपराधियों में खौफ है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश के अंदर आएगा नहीं और आएगा तो बच के जाएगा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार के माननीय राज्यपाल महोदय के प्रथम अभिभाषण में से ही जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता के अंदर रखा। मात्र 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में अंकित 50 से 60% वादों को पूरा करने का काम किया, जिससे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का आमजन का सरकार के प्रति मजबूत विश्वास हुआ। इसीलिए प्रदेश की जनता कहती है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष, मैं पिछली बार भी बोला था आपको, शायद मेरी नसीहत आपके समझ में नहीं आई और ठोक ठोक के बोला था, एक एक शब्द का जवाब दिया था आपको इसी सदन के अंदर। विपक्ष शुरू से तंज कसता था कि ये तो साफ पर्ची की सरकार है, कहां से आ गई। मगर मैंने प्रथम बजट भाषण के दौरान भी कहा था, ये पर्ची नहीं, ये विजन, विकास, जुनून, गांव, गरीब, किसान और प्रदेश को नए आयाम तक ले जाने वाली सरकार है। मगर विपक्ष के कोई दिमाग के अंदर आपके बैठे ही नहीं, तो उसका तो मेरे पास तो कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है कि आपको दवाई दे दूं और आपके ऊपर जादू हो जाए। ये काम तो आपके जादूगरी कर सकते हैं। जो कहा वो किया हमारी सरकार ने। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 6,000 से 8,000 की और जिसे 12,000 भी करेंगे। महिलाओं के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर 50% का आरक्षण, पेपर लीक मामलों का त्वरित कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया। हमने 5 वर्ष में 4 लाख नौकरियों देने का वादा किया। 1 वर्ष के अंदर 59,000 से अधिक नियुक्तियां दी। करीब 73,000 पदों के ऊपर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। मात्र 1 वर्ष के अंदर 5 नए मेडिकल कॉलेज खोल के राजस्थान के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। गौशालाओं के अनुदान के लिए 10% की वृद्धि एवं 2024-25 में 700 करोड़ की राशि प्रदान की। माननीय अध्यक्ष जी, बिना किसी भेदभाव के सभी विधानसभाओं के अंदर 1,000 करोड़ की सड़कें आपको भी मिली थी ना, पिछली बार आप भी तालियां बजा रहे थे। प्रथम वर्ष में 206 करोड़ की लागत से अटल प्रगति पथ बनाए।
उज्ज्वला योजना में बीपीएल के करीब 38,86,000 परिवारों को 450 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर, यमुना जल समझौते जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेके उनको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपको बताते हुए मेरे को खुशी है कि पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसी योजना का साकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजधानी जयपुर के अंदर किया। और ईआरसीपी, मैं ईआरसीपी के बारे में बोलना चाहूंगा। पहले तो मैं ये कहता हूं, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस ईआरसीपी के बारे में आपका क्या लेना देना, आप मांगते क्या हो इसके बारे में? आपने ऐसा क्या प्रमाण पत्र दे दिया और ऐसा क्या गढ़ जीत लिया जो आपको ईआरसीपी के बारे में आप गीत गाते हो, एमओयू क्या हुआ, कितना क्या हुआ, ये कर देंगे वो कर देंगे, पानी कितना आएगा, कितने पानी से खेत पानी पिएंगे, होते कौन हो आप पूछने वाले? आपने क्या किया ऐसा? इसलिए सुन लो मेरी बात आप। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिस व्यक्ति में काम के प्रति समर्पण हो, वह उसे मन से करना चाहता हो, उसे कोई भी बाधा विचलित नहीं कर सकती। एक बार संकल्प लिया, उसे पूरा करने के लिए निरंतर लगन की आवश्यकता होती है और लगातार प्रयास से वह पत्थर को पानी बना देता है। यह सिद्ध किया प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जब भी तो राष्ट्र कवि दिनकर जी ने ठीक ही कहा कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की जनता के लिए ईआरसीपी योजना का विजन प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी लेके आई। आपकी तो सरकार थी ना, आपने क्यों नहीं किया? जिसे विगत सरकार ने जानबूझकर अटकाया, लटकाया, भटकाया, राजस्थान के लोगों के साथ में अन्याय किया, परंतु भजनलाल सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में इस योजना के एमओयू का आदान प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग एकत्रित हुए तथा इसे भजनलाल सरकार भारतीय संस्कृति को जोड़ते हुए राम सेतु लिंक परियोजना के रूप में इसे धरातल के ऊपर उतारने का काम किया। अब सुनो हमने एमओयू के अंदर क्या किया, अभी भी सुन लेना। इसके लिए 12,000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य शुरू कर दिया। इस योजना से 17 जिलों के अंदर 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई हो सकेगी और करीब 3 करोड़ की आबादी से पेयजल, 3 करोड़ की आबादी को पेयजल मिल सकेगा। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को कहना चाहता हूं कि इतना सब कुछ सार्वजनिक करने के बाद में भी आप ये गीत गाते हो कि ईआरसीपी का क्या हुआ, तो मेरी बात सुन लो, आपको आने वाले समय के अंदर पानी भजनलाल सरकार ही पिलाएगी, इस बात को नोट कर लेना। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की भजनलाल सरकार आगामी 4 साल में और भी ऐतिहासिक काम राजस्थान की जनता के लिए करेगी। इसलिए मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं गया, समय रहते हुए इस भजनलाल सरकार की आदत डाल लो, क्योंकि पहले बजट के अंदर प्रशंसा आप लोगों ने की थी। यह बजट तो लास्ट के अंदर आता था, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये शुरुआत के अंदर ऐसा बजट आया। अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ लाइनें पेश करना चाहूँगा कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता और जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष के सपने को साकार करते हुए राइजनिंग राजस्थान प्रदेश के उद्योगों को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान की सरकार हमेशा संकल्पबद्ध है। इसके लिए पहले ही वर्ष के अंदर राइजनिंग राजस्थान का आयोजन किया, जिसमें 32 देशों ने हिस्सा लिया। 16 देश पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिए। 32,000 से अधिक डेलीगेट्स, विजिटर्स इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मुझे अवगत कराते हुए खुशी है कि प्रदेश के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बुनियाद रखी गई। प्रदेश सरकार ने 11 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1,282 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार
26 के अंदर पुनः राइजिंग राजस्थान का आयोजन करेगी। इससे राजस्थान के उद्योगों के विकास होगा और पूर्ववर्ती सरकार ने जो खोखली अर्थव्यवस्था छोड़ी थी उसमें गति मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, कांग्रेस के नेता हमेशा बयान देते थे इस सदन के अंदर और सदन के बाहर, हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहना, इनकी पार्टी को जिंदा करना इनका धर्म भी है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर इनके नेता हमेशा बयान देते थे कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने तो केवल योजनाओं का नाम बदला। अब मेरी सुनो, आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना किसने किया? सुनते जाओ। अन्नपूर्णा रसोई योजना को इंदिरा रसोई योजना किसने किया? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना किसने किया? विजय राजे सिंधिया एवं सहायता समूह योजना को प्रियदर्शनी एवं सहायता समूह योजना किसने किया? दीनदयाल उपाध्याय तीर्थ योजना को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना किसने किया? भामाशाह कार्ड योजना को जन आधार कार्ड योजना किसने किया? इसलिए बयान देने से पहले विपक्ष अपनी गिरबान के अंदर भी झांक लेना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी लोगों ने अपने खून पसीने से उस जमाने से लेके आज तक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की। यूं ही नहीं बनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके अनुशासन से निकली हुई एक एक लाइन, चाहे प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, उसके लिए गाइडलाइन का काम करती है और जो गाइडलाइन जारी होती है उसी के ऊपर काम होता है। माननीय सभापति महोदय जी, जो गाइडलाइन जारी होती है उसी के ऊपर काम होता है और उसी पार्टी लाइन से निकले हुए माननीय भजनलाल जी आज प्रदेश, गांव, गरीब, किसान की आवाज बनके संकल्प वादों को पूरा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के पास थोती बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं बचा। हाल ही के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को सर्कस कहा। अब सुनो, मैं इन्हें पूछना चाहता हूं कि भजनलाल सरकार, मैंने पहले भी कहा था आपको, ये सरकार सर्कस सरकार नहीं है, ये सरकार सर्वगुण संपन्न सरकार है। मैं आपके बारे में बताऊं कैसे आप लोगों ने सर्कस किया था एवं आपने कहां सर्कस के शो किए, ये भी मेरे से सुन लो आप। विगी सरकार के समय शपथ से लेके अंत तक सर्कस चली, जिसके अंदर जादूगर डमरू बजा रहा था और माननीय सदस्य सर्कस कर रहे थे। इनकी सरकार के समय के अंदर जहां जहां शो हुए, माननीय सभापति महोदय, पहला शो मुख्यमंत्री बनने से लेके सर्कस हुआ अल्बर्ट हॉल के सामने। दूसरा शो एक लाइन का प्रस्ताव आया जब सर्कस के अंदर कोई कमी नहीं रही। तीसरा शो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि यहां तो मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा, मैं यहाँ कोई सब्जी बैंगन बेचने थोड़ी आया हूं। वो सर्कस से कम नहीं था। चौथा शो कोरोना काल के अंदर सरकार होटलों के अंदर रही। पांचवा शो प्रदेश को बेहाल छोड़ के आपने विधायकों की मानेसर और जैसलमेर के अंदर बाड़ेबंदी की। छठा शो आपको कुर्सी बचाओ अभियान के तहत सिविल लाइन के अंदर एक माननीय मंत्री के घर के ऊपर ड्रामा किया। सातवां शो फोन टैपिंग का और आठवां शो जब लाल डायरी आई, जब तो आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये सोचे कि हमने 5 साल के अंदर कितने कारनामे किए, राजस्थान की जनता को कहां ठगा, राजस्थान की जनता के साथ में कहां अत्याचार किया, युवाओं के सपनों को कैसे चकनाचूर किया, महिलाओं के अस्तित्व को हम बचा नहीं पाए। इसीलिए बोलने से पहले सोचो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय अधिकारी भ्रमित रहे, किसी की सुने और किसी की नहीं सुने। पूर्ववर्ती सरकार की बात कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। ये हमेशा कहते हैं कि 1 साल के अंदर तो यह पता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। अब आप सुनो, हमारे पास आपके सारे प्रमाण हैं और आपके पास भजनलाल सरकार का प्रमाण ढूंढने के अंदर दिन रात लग जाएंगे, मगर आपको मिलेगा कुछ ही नहीं। इसीलिए इन्हीं की पार्टी के तत्कालीन ओसिया की विधायक थी, इसी सदन के अंदर पीएचडी मिनिस्टर को कहा था कि पीएचडी मिनिस्टर इज ए रबर स्टैम्प, और पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना ने अधिकारियों की मनमर्जी के आगे घुटने टेक दिए थे और सार्वजनिक रूप से अशोक गहलोत जी को कहा था कि मेरा इस्तीफा लेके आईएएस कुलदीप राका को दे दो। आपको भजनलाल सरकार के ऊपर आरोप लगाते हो थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? और बैठे बैठे बोलते हो, थोड़ी मर्यादा तो सीख लो। इसीलिए मेरे को पता था कि बीच के अंदर आप फड़फड़ाहट करोगे, आपके मिर्ची लगेगी, मैं प्रमाण पूरे लेके आया हूं।
और आप कहोगे तो आपको मेरे पास में आ जाना, मैं एक एक चीज से अवगत करा दूंगा। कुर्सी की लड़ाई के अंदर जिलों की बंदरबाट कर दी। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगा कि जब 1998 से 2003 तक आपकी सरकार रही, बताइए कितने जिले बनाए आपने? कांग्रेस की 2008 से 13 के अंदर सरकार रही, आपने कितने जिले बनाए? परंतु 2018 से 23 के दौरान गुटबाजी और चेतों को खुश करने के लिए कुर्सी की लड़ाई के अंदर बिना किसी वित्तीय प्रबंधन गांव नगर पालिका बन रहा है, नगर पालिका नगर परिषद बन रही है और रातों रात जिले बन गए। लोग ढाणी में सो रहे थे, उनको ये पता नहीं कि मैं नगर पालिका में आ गया, नगर पालिका वालों को ये पता नहीं कि मैं जिले के अंदर आ गया। कौन सी व्यवस्था है आपकी, मेरे को समझ में नहीं आती। क्या सारे काम जादू से करते हो क्या? इसीलिए शायद इनको लगा होगा माननीय सभापति महोदय कि आलू से सोना बनाने वाली मशीन है हमारे पास। माननीय भजनलाल जी कल करौली के अंदर बोल रहे थे कि मैं ईआरसीपी का पानी जब 21 जिलों के अंदर आएगा, गांव ढाणी गरीब किसान की प्यास बुझेगी, खेत से सोना उगल सकता हूं। मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि इधर से आलू डाल दो और उधर से सोना निकल जाए। कभी आलू से सोना बनाने की बात करते हो, कभी हरियाणा के चुनाव के अंदर आप जलेबी की फैक्ट्री लगाते हो। अब आपका कहाँ ध्यान रखे, आपके नेताओं के ऊपर किसी प्रकार की कोई कमांड नहीं है। लोकसभा के अंदर विदेशी शक्तियों जैसे ताकतों के बैग लटका के जाते हो। इसीलिए भजनलाल सरकार जो कहती है वो करती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भजनलाल जी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो जिले यथावत रखे उनके कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन, वित्तीय प्रबंधन, जिला परिषदों का गठन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके ऊपर निर्णय लेते हुए आम जन को राहत प्रदान की। तभी तो राजस्थान की जनता कहती है 1 साल के अंदर, अभी तो 4 साल का हिसाब तो बाकी है, 1 साल के अंदर बोल रही है राजस्थान की जनता, माननीय सभापति महोदय, मजबूत मुख्यमंत्री, मजबूत फैसले, आपनो राजस्थान अग्रणी राजस्थान। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए काका जी को काका जी कहने में कोई बुराई नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के कुप्रबंधन ने प्रदेश की जनता को अंधेरे में रखा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी सुबह आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से जवाब दे रहे थे, मगर विपक्ष की आदत पड़ी हुई है कि बीच के अंदर टोकना, छेड़ना और कैसे न कैसे हमारी सुर्खियों के अंदर फोटो आ जाए। बजट का सेशन जब स्टार्ट नहीं हुआ, पेपरों के अंदर बड़े बड़े न्यूज छपी और उन न्यूज के अंदर विपक्ष तो बहुत हमलावर है, बहुत ताकतवर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम बैठे ना आपका जवाब देने के लिए, आइए, ऐसे बीच के अंदर टोका टोकी क्यों करते हो? सामने आइए, टाइम लीजिए, आपको समय मिलेगा, एक एक शब्द का उच्चारण कर देना। भजनलाल सरकार ने क्या किया और आपकी सरकार ने राजस्थान के साथ में कितना अत्याचार किया, आपकी सरकार ने राजस्थान के गांव गरीब किसान के साथ में कितना अत्याचार किया। आप भी उसी वोट की ताकत से जीत के आते हो, हम भी उसी वोट की ताकत से जीत के आते हैं। उस जनता की वोट की ताकत है माननीय सभापति महोदय कि आप और हम सब के गले के अंदर माला डलती है, सर के ऊपर साफा बनता है। मगर आप यहाँ आने के बाद में सारी हदें लांघ देते हो, सारी हदें पार कर देते हो। कांग्रेस के कुप्रबंधन ने ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर जनता को अंधेरे में रखने के लिए विवश किया। माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार के समय हमेशा केंद्र के ऊपर आरोप लगाते रहे, कोयला खत्म होने का रोना रोते रहे। कभी भी बिजली जाती गाँव के अंदर, कोयला तो है ही नहीं, हम बिजली कहाँ से लाएं, हम बिजली पैदा कहाँ से करें? अब भी हो रही है ना, अब कहाँ से आ रही है बिजली, अब कहाँ से सोलर के प्लांट लग रहे हैं। इसलिए भजनलाल सरकार ने प्रदेश को अंधेरे से निकालते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऊर्जा मंत्री जी को और प्रदेश के मुखिया को, जिन्होंने गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए, प्रदेश की चिंता करते हुए, 8.5 करोड़ लोगों की चिंता करते हुए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से समन्वय स्थापित करके कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की। भाजपा सरकार ने 35,138 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए करीब 1,58,800 करोड़ रुपए के MOU किए। मुझे खुशी है भजनलाल सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में काम कर रही है, जिससे आने वाले समय के अंदर किसान भाइयों को दिन के अंदर बिजली मिलेगी। और कांग्रेस सरकार के समय क्या होता था, किसान इधर से ट्यूबवेल चालू करके खेत में पहुंचता था और पीछे बिजली गुल गुल, फिर वो वापस जाता था, फिर बटन दबाता था, भाई अब तो बिजली आएगी, फिर बिजली गुल। इसीलिए सुनने का मादा रखो।
माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पहली बार अच्छा लगा। माननीय सभापति महोदय, हम अभिभाषण सुनते आए, इस सदन का भी सुनते आए, जब विधानसभा पुरानी बिल्डिंग के अंदर जब हम पढ़ते थे जब भी सुनते थे, मगर सदन के अंदर युवाओं का प्रतिनिधित्व देख के बड़ा अच्छा लगा। इसलिए मैं युवा होने के नाते राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने युवाओं का ध्यान रखते हुए इस युवाओं के लिए अच्छा काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाजपा प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अपने वादे के अनुसार नकल माफियों को खत्म करने के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का गठन ही नहीं सभापति महोदय, 260 लोगों को गिरफ्तार भी किया। प्रदेश में एक वर्ष में 100 से अधिक परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ में संपन्न भी कराई। 81,000 पदों के ऊपर भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया। और आपके समय के अंदर क्या हुआ? पेपर देने जाता था, जब गांव से कोई व्यक्ति आता था उसको ये पता था कि पेपर तो लगेगा नहीं, मेरे को वापस जाना है। जबकि कांग्रेस सरकार में युवा रोते रहे और संरक्षण के अंदर नकल माफिया पनपते रहे। शिक्षा मंत्री की मौजूदगी के अंदर शिक्षा संकुल के अंदर पेपर का काला धंधा चलता रहा। विगत सरकार ने एक बार नहीं 17 बार पेपर लीक करा के युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। इसीलिए युवा हितों की बात करना विपक्ष के मुंह से कहां तक शोभा देती है, आप बताइए ना। मैं युवा होने के नाते हर डिबेट के अंदर जाता था, जब भी बोलता था, और इनको नसीहत भी दी थी कि ये राजस्थान का युवा है, जब अपनी के ऊपर ले लेगा तो अच्छे तख्त उखाड़ फेंकेगा। मत छेड़ युवाओं को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा। कितना परसेंट वोट मिला आपको? आप बताइए तो सही, आंकड़ों के अंदर आइए तो सही। अब चाहे जो बीच के अंदर बैठ के आप ये कर दिया, वो कर दिया, वो माफी मांग ले, ये माफी मांग ले, उसके ऊपर सुर्खियों के अंदर आने से एक दिन के अंदर फोटो छप जाएगी। पहले शुरुआत के अंदर आए थे जब हम भी देखते थे सदन के सितारे कैसे बनते हैं, फोटो अखबार में कैसे छपती है, मगर आपकी जैसे बीच के अंदर टोका टोकी हम नहीं करते। विपक्ष हमेशा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, इन्होंने शिक्षा के मंदिर को नहीं बख्शा। अरे भाई, आपको अंग्रेजी विद्यालय खोलने थे तो बहुत सारी बिल्डिंगें खाली है, आप उनके अंदर खोलते, हम तो खुशी थी, प्रदेश को खुशी है इस बात की। मगर विगत सरकार ने 2019-20 में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय शुरू किए। माननीय सभापति महोदय, जिनकी संख्या थी 3,737। अब सुनिए, आपकी सरकार के समय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के लिए आप बताइए आपने कितने नए भवन बनाए? एक भी नहीं बनाया ना। आपने कितने अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती की? 0। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी माध्यम का अलग से कैलेंडर बनाएंगे, धरातल के ऊपर कुछ हुआ नहीं। केवल कलर से नाम लिखने से अंग्रेजी विद्यालय नहीं खुलते। रामलाल का श्यामलाल तो मैं भी कर दूंगा, उससे वाजिबा नहीं मिलती। इसीलिए इन्होंने सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का नाम बदलकर महात्मा गांधी किया, जिससे विद्यार्थी ना अंग्रेजी पढ़ पाया ना हिंदी पढ़ पाया, और प्रदेश के विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमारी सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। तो अब कांग्रेस के पेट के अंदर दर्द हो रहा है। योजनाओं के बारे में आप बोल नहीं सकते, क्योंकि मैंने एक एक योजना को आपको आईना दिखाया है, वित्त कागजों के साथ में बात कर रहा हूं। मैं माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के बड़बोले अध्यक्ष दावा करते हैं, हर कहीं पे मीडिया के अंदर जवाब देते हैं। मीडिया के अंदर आप ही दे रहे थे, आपका एक वीडियो देख रहा था मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा था कि ये भजनलाल सरकार उपचुनाव के अंदर कैसे जाएगी? फिर क्या हुआ? उपचुनाव के अंदर कैसे मौर्य बोल गए आपके? क्या हुआ बताओ, कैसे मौर्य बोले? माननीय गोविंद सिंह जी, गमछा हिलाने से उपचुनाव नहीं जीते जाते। स्टेज के ऊपर जाके गमछा हिला रहे हो, ये कर रहे हो, उससे उपचुनाव नहीं जीते जाते। उसके लिए धरातल के ऊपर उतरना पड़ता है, विजन बनाना पड़ता है, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, हर व्यक्ति को गले लगाना पड़ता है, योजनाओं को धरातल के ऊपर उतारना पड़ता है, नीति बनानी पड़ती है। और उस नीति के लिए, उस नीति के सामने 140 वर्ष पुरानी पार्टी भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व के सामने, माननीय सभापति महोदय, 140 वर्ष पुरानी पार्टी माननीय भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और जमानत भी नहीं बचा पाए। कितने आए साथ में से?
कितने आए आप ही बता दो। इसीलिए बोलने से पहले सोचा करो। आपकी पार्टी की स्थिति को देख के मेरे को कभी कभी बसंत याद आता है सभापति महोदय। इनकी पार्टी को देख के मेरे को बसंत याद आता है कि बसंत के अंदर पेड़ों के अंदर नए पत्ते तो आ जाते हैं, मगर मैं गारंटी के साथ में कैसा कि जिस तरीके से आपकी पार्टी बिखरी है अब ये शायद खड़ी होने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरे शुरुआत के अंदर इन्होंने 10 मिनट खराब किए थे। इसके प्रदेश अध्यक्ष जी के, अरे आप बीच के अंदर देखो, मैं ज्यादा पोती खोलूंगा आपकी, ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो। आज मैं आप भी विराजमान सदस्य पूरी तरीके से डिस्टर्ब करोगे सभापति महोदय। ये माननीय सदस्य, आप औकात के ऊपर बताओ, ये कौन सा शब्द है? आपका समय हुआ, ये कौन सा शब्द है? औकात बताने का काम आपका नहीं है। औकात का आप ध्यान लगा दिए, इनकी औकात क्या बिखर गए क्या? आपकी औकात जनता ने बता दी है। 3 उपचुनाव में जमानतें जब्त हुई है, उस औकात का पहचानो। विराजे माननीय सदस्य, थोड़ी सी देर में गुस्सा आ गया आपको, तो थोड़ी सी में आ गया क्या? अब सुनो, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी बयान देते हैं कि हम बीजेपी और आरएसएस की एबीसीडी नहीं जानते। सभापति महोदय, इनको पूछे ना बीजेपी और आरएसएस क्या है, एबीसीडी जानते नहीं, और कमेंट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि ये तो राधे राधे लिखे दुपट्टे पहन के आ गए, कभी आरएसएस को बिल में डालने की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं विपक्ष के साथियों से, ये तो गनीमत है कि हिंदुस्तान राजस्थान में बीजेपी और आरएसएस है जिसकी वजह से आप बैठे हो, नहीं विदेशी ताकतें आपको बिल में डाल देती और आपको पता तक नहीं चलता। याद है ना, जब छोटी सी घटना होती थी तो पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका जाके हाथ जोड़ते थे, बोलते नहीं थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनकी दिमागी हालत का चेकअप कराइए माननीय सभापति महोदय। श्री गोविंद सिंह डोटासरा। नहीं माननीय सभापति महोदय, हमारे दल का समय अलॉट हो चुका है, हमें बोलने दें। 30 मिनट बोला है, आपके सचेतक जी ने इसमें लिखा हुआ है। सभापति महोदय, हमारे दल का समय निर्धारित है, उसके अंदर ही बोलेंगे। सभापति महोदय, प्रथम वक्ता है, प्रस्ताव रख रहे हैं, इनको पूरा बोलने दें। जितना ये चाहे बोले। प्रथम वक्ता है, प्रस्ताव रख रहे हैं, इनको पूरा बोलने दें, हमारा समय कटे। इसीलिए सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूँ कैलाश चंद जी कि ये नाती का बाड़ा नहीं जो चाहे जो बोल दोगे आपके नेता प्रतिपक्ष ने, क्योंकि मेरे को पता है समय कम है, नेता प्रतिपक्ष ने पूरे राजस्थान के अंदर आपको सड़कें नहीं दिखी, भरतपुर के अंदर ही दिखी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। भरतपुर के अंदर जादूगरी करूंगा तो ज्यादा छप जाऊंगा। फिर क्या हुआ, पीडब्ल्यूडी की सड़कों का शिकायत की थी ना आपने, ये आप ही का आपने की थी ना। फिर क्या हुआ, जब आपको ये पता नहीं कि ये सड़कें किसके राज के अंदर बनी हुई है। मैं तो माननीय सभापति महोदय, मेरे को पता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब का भी अपमान किया। संशोधन के अंदर बार बार, संविधान संशोधन के अंदर भी इन्होंने संशोधन की किस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने गरिमा को गिराई, कभी तो इनकी नेता प्रतिपक्ष और इनकी नेता बोलती है माननीय महामहिम राष्ट्रपति के बारे में, कभी इनके नेता यहाँ कमेंट करते राज्यपाल के बारे में। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि संविधान को 80 बार संशोधन आप लोगों ने किया। आपने जिस तरीके से भारत की, आप मोदी जी के ऊपर कमेंट करते थे, भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसने बनाई? डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, पीएम जनधन योजना, किसानों को पीएम सम्मान निधि, 500 वर्ष पुराने विवाद को खत्म करके भव्य श्री राम मंदिर बनाने का निर्माण का सपना साकार किया। देश के अंदर 41 वंदे भारत ट्रेनें संचालित की, 81 लाख से अधिक घरों के अंदर शौचालय, जम्मू कश्मीर में धारा 370-35A हटा के एक देश एक विधान, एक निशान का सपना साकार किया। और आप माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते हो मोदी ने क्या किया। अब सुनो, 2014 से पहले देश के अंदर 76 एयरपोर्ट थे माननीय सभापति महोदय, जिनकी संख्या अब 150 है। देश में मात्र 5 शहरों के अंदर मेट्रो थी, अभी 20 है। देश के अंदर 384 मेडिकल कॉलेज थे, वर्तमान के अंदर 700 है। देश के अंदर मात्र 7 एम्स थे, आज देश के अंदर 22 एम्स है। देश के अंदर 400 यूनिवर्सिटी थी, आज देश के अंदर 1100 यूनिवर्सिटी है। इसीलिए आप ये गाना तो बंद ही कर दीजिए कि मोदी जी ने क्या किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इस सदन के अंदर बार बार जब बातें आई
माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जिक्र हुआ, और जिस तरीके से जिन बातों को लेके हमारी सरकार काम करना चाहती है, हमारी सरकार की दूरगामी सोच है, उस सोच के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा इस सदन के माध्यम से कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने बनाई है, उस योजना और उस योजना से प्रभावित गांव, गरीब किसान की प्रतिभाएं आने वाले समय के अंदर राजस्थान हिंदुस्तान की उन कुर्सियों पे जाके बैठेगी जहां पे मेरे विकास की रूपरेखा तय होती है, जहां पे कानून बनते हैं, जहां पे हर व्यक्ति बैठा हुआ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल शर्मा जी की कार्य प्रणाली के लिए, जो आने वाले समय के लिए इस प्रदेश के लिए पूरी तरीके से मजबूती के साथ में अपनी कैबिनेट को साथ लेके 8.5 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ में खड़े हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा। कुछ ख्वाब अभी अधूरे हैं, कुछ अरमान अभी बाकी हैं, राहों में है मुश्किलें मगर कदमों में जान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान कम नहीं होगी, सपनों का आसमान अभी बाकी है, थक कर कैसे बैठ जाऊं मैं, मेरे राजस्थान के विकास की कहानी लिखना अभी बाकी है। माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर, प्रस्तावना के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। राम राम साहब। श्री गुरवीर सिंह, श्री गुरवीर सिंह। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के संवैधानिक प्रमुख माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने